So, very good morning to you all. Welcome to you all in Sandshare online class. This is part second of Production and Management chapter first. Okay. तो आज जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था सोइल प्रिपरेशन के बारे में, वो हम पढ़ चुके हैं। सोइल प्रिपरेशन क्यों करते हैं ये सारा रीज़न मैंने आपको बताया था, ठीक है। और आई होप आपको ये पता भी होगा, और नहीं पता तो आप एक बार उसको क्लास को दोबारा से देख लेना। उसके बाद मैं बात करता हूँ सोविंग, यानी सीड को सीडलिंग भी बोल सकते हैं आप इसको एक तरीके से। सीडलिंग्स। तो भाई जैसा कि हम बात कर रहे थे सीडलिंग के बारे में, सोविंग और सीडलिंग, तो इसमें जैसे आपको पता है कि पुराने टाइम के अंदर जो ये सीडलिंग होती थी ये एक प्लो के द्वारा होती थी, जो कि किसका बना होता था, वुड से, और एक आयरन शाफ्ट होती थी, ठीक है। जैसे इस तरीके से बनी होगी। इसमें यहाँ नीचे एक ट्रायंगुलर शेप में प्लो शेयर लगी होती थी इस तरीके से, और यहाँ से कनेक्ट होके ये वुड का बना होता था। भाई ये जो बन रहा है आगे ये वुड का था, और ये दो जानवरों से, जैसे मान लो इधर भी एक बैल लगा दिया, एक बैल इधर, दो जानवर, जरूरी नहीं बैल हो, घोड़े भी हो सकते थे, कुछ भी, उनके द्वारा इनको खींचा जाता था। और ये आयरन की थी, इसको प्लो शेयर बोलते थे। और ये प्लो शाफ्ट, ये भी सेम वुड की थी, सेम प्लो शाफ्ट। ये जो जानवर थे उनकी गर्दन पर रखी जाती थी इस तरीके से। ये जो हिस्सा है इसका आयरन का, ये ज़मीन की खुदाई करता था, कल्टीवेट करने का काम करता था पुराने टाइम में, ठीक है। और जैसे सीड्स अगर उगाए जाते थे उस टाइम पे, तो उसके लिए इसमें एक फ्यूनल और ऐड कर दिया जाता था। वो फ्यूनल इस तरीके की शेप थी, ठीक है, इस तरीके से। वो इसके यहाँ पे, मतलब जैसे इस साइड में लगा दो या इस साइड में, मान लो मैंने ऊपर की साइड में लगा दिया, ये फ्यूनल यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ आता था नीचे की ओर, और यहाँ से सीड डाला जाता था। इसमें सीड जो है वो जैसे ये खुदाई करता था, ये सीड यहाँ से पड़ गिरता हुआ इसके पीछे चलता था ऐसे। तो ह्यूमन एक्टिविटी थी यहाँ पे, एक व्यक्ति को इसके साथ चलना पड़ता था, और वो अपने साथ किसी कपड़े में, बर्तन में, जैसे वो अपने साथ लेके चलता था बीज, वो बीज उसमें डालता था फ्यूनल में, और फ्यूनल के माध्यम से ये नीचे की ओर आ जाता था बीज, ठीक, इस तरीके से। तो ये काम होता था पुराने टाइम में। उसके बाद फिर कल्टीवेटर्स आ गए, आपको पता अच्छी तरीके से। सीड ड्रिल्स लग गई, अब आने लग गई क्या, सीड ड्रिल्स। अब ये काम जो है वो सीड ड्रिल के माध्यम से होता है, और आपको पता है कि उसमें कई से जो प्लो हैं वो कई हो गए। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इस तरीके से। एक मतलब क्या होता है, देखो उसमें तो क्या था, जैसे ये अपना खेत है, ठीक है, उसमें व्यक्ति को जैसे सिंगल बार यहाँ गया, क्योंकि एक ही प्लो था उसके अंदर, जो प्ले शेयर थी नीचे वो एक ही थी। फिर यहाँ से घूम के यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, मतलब इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, जैसे मान लो ये 10 है प्लो शेयर, अब 10 प्लो शेयर हैं, तो ये समझ लो कि एक बार में इन्होंने खेत का इतना हिस्सा कवर कर लिया, फिर दूसरी बार में इतना हिस्सा कवर कर लिया, इस तरीके से। मतलब इस ट्रैक्टर को सीड ड्रिल के द्वारा कम क्या लगाया जाएगा, मतलब कम टाइम लगेगा एक तो, दूसरी बात ये है एफर्ट भी कम हो रहा है, मशीन के द्वारा जनरेट होगी काम, ठीक है, और काम भी अच्छा होगा इस द्वारा, ठीक है, ट्रैक्टर के द्वारा इसको रन किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत कम समय लगता है, एफर्ट कम हो गया इंसान का, और टाइमिंग कम हो गई। क्योंकि अगर सपोज करो किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है, ज़्यादा ज़मीन है, तो इसका मतलब क्या है, अगर वो सिंगल प्लो के द्वारा अगर वो काम करता तो वो मुश्किल से ज़्यादा कल्टीवेट कर पाता, ठीक है। लेकिन इसके द्वारा कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, और टाइम भी कम लगता है, तो ये समय बचाता है हमारा। उसके बाद मैं बात करता हूँ, इनके द्वारा क्या की जाती है, सीडलिंग की जाती है, सीड को ग्रो किया जाता है सीड ड्रिल्स के द्वारा,
ठीक है, सीड को ग्रो कर दिया जाता है। उगाने के बाद आपको पता है, जब सीड उगेगा तो उसको कम से कम 15 दिन, 10 से 15 दिन छोड़ दिया जाता है, ऐसे कैसे ही। तो वो जो है ज़मीन के हिस्से से बाहर आता है, उससे स्टेम होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर सॉफ्ट होता है वो, ठीक है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसको वाटर किया, मतलब वाटरिंग दी जाती है, यानी इरीगेशन किया जाता है, इरीगेशन उस टाइम पे। उसके बाद वो थोड़ा सा और ऊपर आ जाता है, वहाँ इसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र तो जो है ये बाद में दिया जाता है, बाद में डाला जाता है, लेकिन मैन्योर जो है ये सीडलिंग से पहले किया जाता है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या है वो देखो। फर्टिलाइज़र तो इनमें डिफरेंट ये है कि भाई मैन्योर जो है ना, वो तो आपको पता है कि वेजिटेबल पील्स, डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है। और जैसे इस डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर क्या जाएगा, एनिमल डंग, और इनका जो हस्क है वो जो बचा हुआ है नीचे, ठीक है, ये हिस्से जो हैं, या इसके अंदर लीव्स आ जाएंगी, जो पत्तों वगैरह जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, वो ये सब मिक्स हो जाती हैं, गड्ढे में डाल के इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मान लो आप इस तरीके से, नेचुरल प्रोसेस, इस तरीके से मैन्योर प्रिपेयर किया जाता है। ये फर्टिलाइज़र जो है ये केमिकल्स के द्वारा तैयार किया जाता है, केमिकल्स के द्वारा। इसमें अमोनिया है, कार्बन एमाइड वगैरह जो है मिक्स करके इस तरीके से इसको बनाया जाता है, यूरिया, ये फॉर्मूला होगा इसका, एमीन कार्बन एमाइड, अमोनिया कार्बन एमाइड के तरीके से फॉर्मूला इसका, ये केमिकल फॉर्मूला यूरिया का। डीएपी है, ये भी अलग अलग क्या है, फर्टिलाइजर्स जो डाले जाते हैं किसके अंदर, फसल को उगाने के लिए, यानी किसी भी सीड्स को ग्रो करने के लिए ये डाला जाता है। और ये सब क्या है, ये मैन मेड है, जिसको आप आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो। आपको पता है कि हम इतनी कमज़ोरी शरीर के अंदर महसूस करते हैं वो इस वजह से, क्योंकि हमारा जो खान पान है वो मोस्टली इस पे डिपेंड ना होकर अभी इस पे डिपेंड होने लग गया है, ठीक है। ज़मीन भी हैबिचुअल हो गई है, अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं डालते हो, क्योंकि इससे क्या होता है, फार्मर को बेनिफिट क्या है, देखो फार्मर इसको यूज़ क्यों करता है, तो फार्मर को बेनिफिट है, पहली बात इनकम की, ठीक है, इनकम होगी। मतलब जहाँ 1 बीघा के अंदर यानी एक खेत के अंदर जो फार्मर था वो कम ग्रोथ कर पा रहा था, ठीक है, कम पैदावार हो रही थी, प्रोडक्शन जो था वो कम था। अगर प्रोडक्शन कम है तो आपको पता है कि अर्निंग भी कम होगी, ठीक है। वो प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया है तो इनकम ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। सेकंड थिंग ये है कि जो ग्रोथ है प्लांट की, प्लांट ग्रोथ बढ़ गई, ठीक है। इसमें हमने मतलब मोस्टली क्या यूज़ किए हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए हैं, या मान लो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हैं, तो उनसे प्लांट्स ग्रोथ बढ़ने लग गई। पहले प्लांट्स की ग्रोथ मान लो इतनी ही थी, अब वो इतने बढ़ गए, तो उससे क्या हो गया, जो हस्क है चारा वो बढ़ जाएगा, जिसको अपन फोडर भी बोल सकते हैं, जानवरों का चारा बढ़ गया, ठीक है। और मतलब क्या है कि इनसे हम हैबिचुअल हो गए। फार्मर इसलिए करता है क्योंकि उनको इनकम का बेनिफिट होता है, दूसरा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तीसरा जानवरों के लिए भी चारा ज़्यादा होगा, ठीक है। इस तरीके से वो फर्टिलाइज़र डालते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर इन चीज़ों के जाने से उसकी फर्टिलिटी पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ज़मीन जो है मतलब क्या है कि ज़्यादा अगर अपन ऐसे ये फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, तो एसिडिक सॉइल हो जाएगी, तो उसमें प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी। बाद में अगर अपन ऐसे ही अगर फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसके लिए बीच बीच में हमें क्या करना चाहिए, मैन्योर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 साल हमने उसमें खेती की है अच्छे से फर्टिलाइज़र के द्वारा, तो अगले साल जो है पहले आप मैन्योर डालो खेत के अंदर, कल्टीवेट करवाओ अच्छे से, कल्टीवेट करवाने के बाद फिर उसको फ्री छोड़ो ऐसे के ऐसे, और फ्री छोड़ने के बाद फिर से एक बार कल्टीवेट करवा के और फिर उसके अंदर सीडलिंग करें, तो इससे हमें बेनिफिट होगा, ठीक है।
क्योंकि जो फर्टिलिटी है, उपजाऊता ज़मीन की, वो बनी रहती है। अगर कोई भी खेत फर्टाइल नहीं है, क्या नहीं है, फर्टाइल अगर वहाँ उस खेत की सोइल नहीं है तो ये समझो कि वहाँ हमें जो पौधे हैं या फसल है वो बहुत अच्छी प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि हम सोचेंगे कि ये जो खेत है वो ख़राब है। खेत ख़राब नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, उसके अंदर मैन्योर डाला नहीं है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो चुकी है। उसकी फर्टिलिटी को दोबारा बनाए रखने के लिए हमें या तो क्या करना चाहिए, अच्छे से उसको कल्टीवेट करवाना चाहिए, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए और दूसरी जो ऊपर वाली मिट्टी थी की लेयर थी वो नीचे चली जाए हल्की से, ठीक है। उसके बाद उसमें मैन्योर डलवाएं, और मैन्योर डलवाने के बाद आप उसके अंदर शेडलिंग करें तो ग्रोथ अच्छी होगी। तो मैन्योर क्या है, ये एक तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये मैनमेड है, सॉरी नेचुरल है मैन्योर, और ये मैनमेड है, मनुष्य निर्माण करता है इसका। ये कौन करते हैं, ये इंसेक्ट्स करते हैं, कीड़े वगैरह। जो डंग वगैरह आपने डाला, गोबर, कचरा वगैरह जो भी आप डालते हो किसी गड्ढे के अंदर, उसमें धूप से कुछ कीड़े वगैरह जो हैं उस गोबर के अंदर उसके टेम्परेचर से जनरेट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उसके अंदर मैन्योर का निर्माण करते हैं। अब ये नेचुरल प्रोसेस है, वो कीड़े हमने थोड़ी बनाए थे, ये नेचुरल हो गई, लेकिन वो फर्टिलाइजर वगैरह जो है हम ही तैयार करते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, मैनमेड हो गया। तो ये था मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ये यूज़ किया जाता है उसकी ग्रोथ करने के लिए। यानी हमने सीड को ग्रो कर दिया तो उसकी ग्रोथ भी चाहिए हमें, और समय से पहले, देखो फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उससे हमें समय से पहले भी ग्रोथ मिलती है, इसलिए ये मैन्योर फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है इरीगेशन। तो इरीगेशन ये डिपेंड करता है क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। भाई क्रॉप्स कैसी है, किसी फसल के अंदर ज़्यादा पानी लगता है, मतलब वाटरिंग की प्रोसेस जो होती है वो ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। जैसे अपन बात करें मस्टर्ड, मैंने आपको बताया होगा, मस्टर्ड में जो है ये ज़्यादा होता है। मस्टर्ड में लगभग ये मान लो कि 3 से 4 बार हमें इरीगेट करना पड़ता है खेत को, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वीट की, तो वीट में ये नंबर बढ़ जाता है 8 से 9, कई तो 7 भी कर देते हैं, लेकिन 8 से 9 बार खेत को इरीगेट करना पड़ता है हमें, उसमें पानी देना पड़ता है, तब जाके फसल तैयार होती है। इसी प्रकार अगर मैं राइस की बात करूँ तो राइस हमें ये समझो कि पूरे खेत को भरा ही रखना पड़ता है पानी से, ठीक है। अलग अलग खेती जो होती है, यानी अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग वाटर की डिमांड होती है, जिसके अकॉर्डिंग उसको, बाजरा है जैसे उसको पानी की कम जरूरत पड़ती है, तो हर एक क्रॉप जो है उसके ऊपर अलग अलग इफेक्ट है किसका, वाटरिंग का, यानी वाटर की अलग अलग अमाउंट हमको ज़रूरत पड़ती है, ठीक भाई। इरिगेशन के बाद ये है भाई प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। देखो ये एक बहुत बड़ी समस्या वैसे तो, लेकिन इसके लिए भी हमने बहुत से सॉल्यूशन निकाल रखे हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या है, वीड्स जो है वो अनवांटेड प्लांट्स है, अनवांटेड प्लांट्स भाई हम नहीं चाहते, लेकिन वो अपने आप स्वतः ही वहाँ पे उग जाते हैं, तो ये अनवांटेड प्लांट्स हैं, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं वेडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक हम यूज़ करते हैं, जिससे फसल जो है अच्छी हो। तो इसलिए हमें वहाँ एक वीडलिंग प्रोसेस और होती है, इसको आप निड़ाव बोलते हो, वीडलिंग प्रोसेस भी की जाती है, ठीक है। जिससे आपने देखा होगा कि हम घास वगैरह है या कोई और अन्य पदार्थ, सॉरी अन्य पौधे हैं जो अनवांटेड है, जो उग गए वहाँ पे, उनको हम उखाड़ के फेंक देते हैं, और जिससे फसल जो है अच्छे से ग्रोथ करती है। ऐसा क्यों होता है भाई, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, तो फसल की ग्रोथ को रोकते हैं, क्योंकि जो खाना या जो पानी हम डाल रहे हैं वो ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, और इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है और फसल छोटी रह जाती है। दूसरी बात ये, हमने मैन्योर वगैरह या पेस्टिसाइड जो भी डाला, या जो भी अपन क्या डाल रहे हैं इसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो फर्टिलाइज़र की अमाउंट को ज़्यादा ये यूज़ करते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फसल हमारी हल्की रह जाती है, ठीक है। इसलिए इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। अब जैसे ही फसल तैयार होगी तो हार्वेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं वाटरिंग के लिए, हमने अभी जैसे मैं आपको इरिगेशन के बारे में बता रहा था, इसमें क्या है कि हमें अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन की है, अलग अलग हमने जो है इक्विपमेंट्स है वो यूज़ किए हैं। जैसे सपोज अगर मैं बात करूँ इरिगेशन में, तो
ये डिपेंड करेगा सोइल के ऊपर, सोइल कैसी है। सोइल सैंडी है, क्लेई है, लोमी है, ठीक है। जैसी भी सोइल है उसके आधार के ऊपर ये डिपेंड करेगा इरिगेशन। और दूसरा ये डिपेंड करता है क्रॉप्स के ऊपर भी। मैंने अभी आपको बताया कि किसी क्रॉप्स में अमाउंट जो है वाटर की ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन मेन फैक्टर इसके अंदर सोइल ही होगा। अब वो कैसे होगा समझो। सैंडी है, इसकी एब्जॉर्ब कैपेसिटी ज़्यादा होती है। बलुई मिट्टी जो होती है वो पानी को जल्दी सोख लेती है, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेती है जल्दी से, इसलिए वो सूख जाती है 2-3 दिन के अंदर। इसलिए हमें इसमें बार बार पानी की आवश्यकता पड़ती है। क्लेई सोइल है, इसकी एब्जॉर्ब कैपेसिटी कम होती है, लेस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है भाई। तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी कम एब्जॉर्ब करेगी, तो एक बार पानी हमने उसको अच्छे से भर दिया खेत को, तो हमें कम से कम 10 से 15 दिन या 15 से 20 दिन भी उसके अंदर पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लोमी है, इसको दोमट मिट्टी बोलेंगे, 2 टाइप की मिट्टियाँ मिक्स हो, तो इसमें भी लेस होती है, जो बस इससे थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है, बहुत ज़्यादा कम, इसमें भी लेस होती है, बस इससे थोड़ी ज़्यादा। ठीक है। अब इस रीजन की वजह से हमें पानी जो इरिगेशन है वो बार बार करना पड़ता है। और दूसरा फसल के ऊपर मैंने आपको बताया था, किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, किसी को कम की पड़ती है। ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मैं क्लेई सॉइल की बात करूं तो राइस जो है वो क्लेई सॉइल में ही सूटेबल है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है वाटर की वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ये वाटर को मेंटेन रखती है, कहने मतलब 15 से 20 दिन पानी जो है वैसा का वैसा ही रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, राइस अच्छे से ग्रो कर पाएगा। लेकिन अगर अपन सैंडी सॉइल के अंदर यानी बालू मिट्टी के अंदर अगर आप चावल उगाते हो तो हमें बार बार पानी देना पड़ेगा, उसके अंदर इरिगेशन बार बार करना पड़ेगा, इसलिए हम वहाँ पे इन चीज़ों को नहीं उगा पाते हैं। ठीक है। ऐसा ही अपन बात करें लोमी सॉइल की, तो यहाँ बहुत सी, जैसे अपन बात करें मस्टर्ड की, तो मस्टर्ड यहाँ ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी क्या है कि अगर आपने एक बार पानी दिया तो ये 10 से 12 दिन पानी को मेंटेन रखती है, तो बार बार हमें इरिगेट नहीं करना पड़ता है। अब दूसरा ये है कि पानी के यूज़ को मतलब वाटर कंजर्वेशन के लिए हमने मेथड यूज़ किए हैं। हम इरिगेशन अलग अलग मेथड से करते हैं। जैसे हमने देखा होगा डायरेक्टली हम कैसे करते थे, पहले पाइप से करते थे। ठीक है। फिर ड्रेन, उससे भी पहले हम ड्रेन से करते थे, ड्रेन सिस्टम था। उसके बाद पाइप सिस्टम आया, फिर उसके बाद आया स्प्रिंकलर, कैनल से भी करते हैं लोग। ठीक है। स्प्रिंकलर आया, स्प्रिंकलर के बाद अब फिर ड्रिपिंग सिस्टम आ गया। तो ये अलग अलग सिस्टम है जिनकी सहायता से हम इरिगेट करते हैं खेत को। अब देखो ड्रेन है, ड्रेन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से नालियाँ बना के, जिसको अपन धोरे बोलते हैं। ये खेत है और यहाँ से पानी आ रहा है, तो उसके लिए एक ड्रेन बनानी पड़ती है। वो ड्रेन यहाँ तक पानी पहुँचाती है, उसके द्वारा फिर क्या करेंगे, छोटी छोटी ड्रेन यहाँ बनाई जाती है खेत के अंदर, जिससे खेत को आसानी से फिर यहाँ पे ऐसी तरीके से छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी जाती है, ऐसे पीस में डिवाइड किया जाता है ऐसे, और इनके अंदर ड्रेन से कनेक्ट किया जाता है इनको, जिससे इसके अंदर पूरी तरीके से वाटरिंग हो सके। लेकिन इसमें क्या है कि ये ड्रेनिंग सिस्टम जो है हम वहाँ यूज़ करते थे जहाँ सॉइल की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो, जैसे क्लेई सॉइल। क्योंकि अगर अपन ब्लोई सॉइल के अंदर करेंगे तो मिट्टी जो है वो ज़्यादा बह के एक कोने में इकट्ठी हो जाएगी। बालू मिट्टी तो क्या है, बहेगी, बहने के बाद एक कोने में इकट्ठी हो जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। तो वहाँ हम करते हैं लेकिन कम यूज़ करते हैं। ठीक है। वहाँ क्या यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर मेथड यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलर मेथड से क्या होगा, हम वहाँ आसानी से पानी पहुँचा सकते हैं। पाइप से आपने देखा होगा कि क्या है कि ये ड्रेन में बहुत सा पानी जो है ये ड्रेन एब्जॉर्ब कर लेती हुई। अब भाई यहाँ अगर मान लो वेल है, कुआं, यहाँ कुआं है या हैंडपम्प पंप है, मोटर है, तो यहाँ से यहाँ तक पानी लाने में ये जो इतनी जगह है ये एब्जॉर्ब करेगी पानी को। अब एब्जॉर्ब करेगी तो बहुत सी क्वांटिटी जो है पानी को यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, फिर खेत तक पहुँचेगी, उसमें बहुत टाइम लगेगा।
तो अब क्या किया हमने, पाइप से ही डायरेक्टली इस खेत को कनेक्ट कर दिया, वहाँ से पाइप बिछा के यहाँ तक ले आए और यहाँ ड्रेन हमने बना दी। ठीक है, इस तरह से नुकसान ये होता है कि जो पाइप का जो प्रेशर है पानी का वो ज़्यादा होगा पाइप के अंदर, बस हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ड्रेन मजबूत बनानी पड़ती है जिससे पानी जो है आसानी से खेत के हर एक हिस्से में जा सके। ठीक है, लेकिन स्प्रिंकलर से क्या होगा, अगर ये जो पाइप वाला सिस्टम हम सैंडी सॉइल के अंदर करते हैं तो वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है। स्प्रिंकलर से इस सैंडी सॉइल के अंदर आसानी होती है। उसके बाद ड्रिपिंग सिस्टम जो है, इसमें हम बहुत ज़्यादा वाटर को सेव कर पाते हैं। ड्रिपिंग सिस्टम में क्या होगा, जो बहुत से पाइप जो हैं खेत के अंदर ऐसे बिछा दिए जाते हैं, बहुत बारीक बारीक पाइप होते हैं ऐसे इस तरीके से, और जो फसल की लाइन है एक तरीके से क्रॉप सीड प्लांट्स की लाइन होती है, उस लाइन के साथ साथ क्या किया जाता है, पाइप्स को बिछा दिया जाता है और उनमें होल कर दिए जाते हैं प्लांट्स के साथ साथ, और वहाँ से बहुत ही भूमि के अंदर ड्रॉप्स के अंदर पानी जो है गिरता रहता है। इसलिए ये सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया है। इसके अंदर क्या होता है, पानी को हम ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कंजर्व कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर की भी प्रॉब्लम रहती है साथ साथ। तो कैनल के द्वारा भी बहुत से लोग नहर के द्वारा, ये भी कैनल सिस्टम जो है ये भी क्लेई सॉइल के लिए है, जहाँ चिकनी मिट्टी है वहाँ कैनल के द्वारा मोस्टली इससे इरीगेट किया जाता है। कैनल से डायरेक्टली खेत को जोड़ दिया जाता है, या कोई भी मोटर, छोटी मोटर लगा के उससे डायरेक्टली खेत को जोड़ दिया जाएगा और उसमें फिर सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो ये इरिगेशन सिस्टम था। नेक्स्ट जो है नए जो इक्विपमेंट्स हैं आगे के वो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका यही वर्क है कि आपको इनको एक बार लर्न करना है, एक बार रिपीट करना है। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड से, एक बार तो स्लो स्पीड पे देखो और एक बार इसको फास्ट स्पीड पे चला के देखें, और फिर एक बार आई क्लो करके, आंखें बंद करके एक बार उसको रिपीट करें, अपने दिमाग में लेके आए कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि ये तो अपनी नॉर्मल चीज़ें हैं, इनसे हम रिलेटेड भी हैं, तो आसानी होगी हमें इनको पढ़ने के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।